गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 2.5 के सवाल शुरू करेंगे। यदि हमको 2.5 पढ़ना है तो उसके लिए हमको कुछ सर्वसंख्या बनना चाहिए। हमारे पास 8 या 9 कुछ सर्वसंख्या है। वो सर्वसंख्या हमारी बहुत महत्वपूर्ण, जब तक वह नहीं बनेंगे तो वो हमसे सवाल नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको सर्वसंख्या के बारे में बताते हैं। हमारे पास सर्वसंख्या है। पहला सर्वसंख्या होता है हमारा a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी पहली सर्वसंख्या है। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि a प्लस बी का स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस बी यानी एक जैसी संख्या, कोष्टक के अंदर दो संख्या एक जैसे दो बार, तब जाके ये सर्वसंख्या लगता है। जैसे x प्लस 3 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 3, तो उसको हम x प्लस 3 को एक बार लिखकर 2 की घात लगाएंगे, तब जाकर ऐसी सर्वसंख्या का उपयोग करते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? इस तरीके से ये सर्वसंख्या का उपयोग किसमें होना शायद समझ गए होंगे। दूसरा सर्वसंख्या है हमारा a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी दूसरी सर्वसंख्या है। जैसे भी मैंने बताया, इसके लिए जैसे सवाल हो x प्लस 3 दो बार हो कोष्टक के अंदर, तब ये सर्वसंख्या लगता है। इसी को उदाहरण में समझ लो, यदि x माइनस 3 और x माइनस 3 हो, तब जाकर ये सर्वसंख्या लगेगा। x माइनस 3 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में भी x माइनस 3, और जब उसको हम लिखेंगे x माइनस 3 की घात 2 अलग से, तब जाकर ये सर्वसंख्या लगेगा। मेरी बात समझ में आ गया? मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि यह सर्वसंख्या का उपयोग किस प्रकार के सवालों में होना है। क्लियर है? आगे बताते हैं। तीसरा सर्वसंख्या होता है a ऋण b a धन b बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीसरी सर्वसंख्या है। पहला कोष्टक में a ऋण b, दूसरा कोष्टक में a धन b। a ऋण b अभी हमने बताया था, जैसे x प्लस 1 x प्लस 3 और x प्लस 3, तो ये वाला सर्वसंख्या लगा। x माइनस 3 तो ये सर्वसंख्या लगा। यदि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो तो ये सर्वसंख्या लगता है। सुनिएगा, x माइनस 3 x प्लस 3 दोनों कोष्टक के अंदर अलग अलग, तब जाकर आपकी ये सर्वसंख्या लगेगा। तीसरा सर्वसंख्या। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया यहां तक? आगे बढ़ते हैं। चौथा सर्वसंख्या हमारा x प्लस a, दूसरा कोष्टक में x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक a प्लस b कोष्टक बंद x प्लस ab। ये हमारी चौथी सर्वसंख्या है। x प्लस a x प्लस b, इसको देखिए और समझिए, ये दोनों जगह x है, लेकिन यहां दोनों जगह अलग अलग है। यदि हमको ऐसा सवाल मिले कि दोनों की दो कोष्टक में अंदर संख्या हो, पहला वाला सेम टू सेम और दूसरा वाला अलग अलग हो, तब जाकर आपका ये सर्वसंख्या लगता है। जैसे आपको उदाहरण बता दें, x प्लस 4 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 10। अब देखिए, x प्लस 4 यानी x प्लस 4 एक ही जगह में आया, x प्लस 10 किसकी जगह में आया? b, और दोनों जगह जो x बोला वो x की ही जगह में, यानी ये सर्वसंख्या कैसे में लगेगा? समझ गए? इसके बाद आता है पांचवा सर्वसंख्या, कोष्टक a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये एक सर्वसंख्या है। पांचवा नंबर सर्वसंख्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये किसके बराबर होता है? ये होता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर के बराबर ये होता है। मेरी बात समझ में आ गया? अब कहेंगे कि आप इसका उपयोग किसमें होता है? तो इसका उपयोग होता है, देखिए यहां कितने पद है बेटा? 1 2 3। जब 3 पद कोष्टक के अंदर हो और उसके बाहर कितनी घात हो? 2 की घात हो। यहां चिन्ह कुछ भी हो सकता है। यहां धन है तो भी यही लगेगा और ऋण है तो भी यही लगेगा। मेरी बात यहां तक क्लियर है बेटा? जब आपको क्या हो, 3 पद हो और उसमें 2 की घात हो, तो आपका ये वाला सर्वसंख्या लगेगा। यहाँ के चिन्ह बदल सकते हैं, ऋण धन भी हो सकते हैं। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई? अब हम आगे बढ़ते हैं। छठवां सर्वसंख्या a प्लस बी का क्यू बराबर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये चौथी कौन सर्वसंख्या? छठवीं सर्वसंख्या। यहां देखिए ध्यान से, a प्लस बी का क्यू मतलब कितनी घात बेटा? 3 की घात बराबर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये सर्वसंख्या आपका छठवां नंबर का। अब कहेंगे कि आप ये किस में लगता है? तो यहां देखिए स्पष्ट दिखा है, जब दो संख्या लिखे हो और बीच में धन हो और उसमें कितनी घात हो? 3। जैसे आप इसको समझ लो, आपको लिखा हो, क्या समझ लें अपन, 2a प्लस 3 भी लिखा हो, 2a यहां लिखा और यहां 3 भी लिखा और बाहर कितनी घात हो? 3, तब जाकर ये सर्वसंख्या लग जाती है।
बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 7वां, यहां लिखा हो a ऋण b की घात 3, a ऋण b की घात 3। तो यहां पर देखो ये प्लस है और ये माइनस है, सेम टू सेम वही चीज। तो यहां पर देखो a क्यू आता है और ये प्लस जहां माइनस हो जाता है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यू। यदि यहां ऋण होता है, देखो ये दोनों सर्वसम का A to Z है, एक जैसे लगभग, लेकिन ये प्लस वाले सवाल को हल करवाता है और ये माइनस वाले सवाल को। यहां 3 की घात है, यहां भी 3 की ही घात है, बस अंतर है कि धन वाले को हल करता है और ये ऋण वाले को। यहां तो धन वाला तो पूरा ऋण रहता है, ऋण वाले में दूसरे नंबर और चौथे नंबर में ऋण लग जाता है, बस इतना ही। बाकी सर्वसम का सेम टू सेम। क्लियर? ये आपका सर्वसम का नंबर हुआ 7वां। इसके बाद 8वां सर्वसम का आठवां सर्वसम क्या है आपका? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कोष्टक ए प्लस बी कोष्टक 1 ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका 8वां सर्वसम का। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर ए प्लस बी पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए की घात 2 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका है सर्वसम का नंबर 8वां। इसका उपयोग किसमें होता है अभी हम जब सवाल समझाएंगे तो और अच्छे से बता देंगे। और लास्ट सर्वसम का 9वां, ये जो प्लस है सेम टू सेम यही वाला, लेकिन यहां प्लस की जो हम क्या लेना माइनस ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर कोष्टक ए ऋण बी, दूसरा कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सर्वसम का। नीचे वाले सर्वसम का अच्छे से ना दिखे तो सुन लीजिए। ये सर्वसम का थोड़ा नीचे लिखा तो दिख नहीं रहा होगा तो उसको सुन लेंगे। ये लिखा ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 बराबर पहले कोष्टक के अंदर है ए ऋण बी कोष्टक 1, दूसरा कोष्टक ए की घात 2 धन ए बी धन बी का स्क्वायर कोष्टक 1। ये सर्वसम का है। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? यहां तक क्लियर है? आपको एक बार बता दूं कि ये सर्वसमीकरण का उपयोग किसमें होना है। तो आपको जो शुरू के 4 सर्वसमीकरण दिख रहे होंगे, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला, ये सर्वसमीकरण का उपयोग आपको पहला, दूसरा और तीसरा सवाल में करना। पहला, दूसरा और तीसरा सवाल में। आपको जो 5वें नंबर की सर्वसमीकरण दिख रही है, ये वाली सर्वसमीकरण, इसका उपयोग करना है चौथा सवाल और 5वां सवाल में। चौथा सवाल और 5वां सवाल में। इसके बाद आपको जो 6वां और 7वां सर्वसमीकरण दिख रहा है, ये 6वां सर्वसमीकरण और 7वां सर्वसमीकरण, इसका उपयोग होता है बेटा 6वां सवाल में, 7वां सवाल में, 8वां सवाल में, और 9वां सवाल सत्यापित करना है, और 10वां सवाल में ये दोनों सर्वसमीकरण का उपयोग होता है। 10वां सवाल यानी उसमें 7, 8वां और 9वां दोनों सर्वसमीकरण का उपयोग होगा। अब हम जो सर्वसमीकरण बोल रहे हैं, जिनका उपयोग होना सवाल बोल रहे हैं, वो कौन से प्रश्नावली सवाल है? वो हमारे 2.5 के प्रश्नावली के सवाल हैं। उसको हम कल से पढ़ेंगे। आज मैं आपको सर्वसमीकरण का जो महत्वपूर्ण चीज, जब तक हम इसको नहीं बनाएंगे, ये हमसे नहीं बनेगा, हम उसके सवाल नहीं कर सकते। हमको ये सर्वसमीकरण का याद होना चाहिए। कोशिश करना आप याद करने का। क्लियर है? आगे बात समझ में? धन्यवाद।